योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना वक्त बिता रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, उनके लिए कैसा है गोचर, ये आप लोगों के ही विशेष मांग पर मैंने ये कार्यक्रम बनाने का सोचा है। और इसमें हमने अभी तक यात्रा मेष वृष मिथुन तक की कर रखी है। ये कार्यक्रम रविवार और सोमवार को ही प्रसारित होता है, दोनों शाम को 8 बजे। आज के कार्यक्रम में मैं आपको कर्क राशि के जातकों के लिए ऐसी कौन कौन सी स्थितियां कुंडली में होती हैं जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि जातक पीसीएस या फिर आईएएस आदि के लेवल की परीक्षा या फिर एसएससी, सीजीएल वगैरह की या फिर कुछ ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं जो उच्चतम स्तर की ग्रुप बी ए में आती हैं या ग्रुप सी में भी आती हैं, जो तो ऐसे लोगों को ये कार्यक्रम जरूर ही देख लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता दूं। यहाँ पे स्वयं भगवान ही अर्जुन बन करके यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, जो आप ये मुझे ये बता रहे हो कि योगों के माध्यम से कैसे मन को एकाग्र किया जाता है, ये बड़ा कठिन जान पड़ता है। तो इसके बारे में जरा विस्तार से चर्चा करना, पर इसके बारे में अब कल के श्लोक में आपको इसका अर्थ जानने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ भगवान से अर्जुन ने पूछा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब कल आपको मैं बताऊंगा कि भगवान ने क्या बात कही थी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको मैं सबसे पहले विषय में बता दूं कि मैंने यहाँ पे 2 चार्ट बनाया हुआ है। ये गोचर कुंडली है जो आज के ग्रह की स्थिति है। इसमें अभी चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब वृषभ राशि में स्थित है। गोचर का मतलब उसमें स्थित होना, पर मैंने इनको कर्क राशि में दिखाया है। और यहाँ ये मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है। इसका हम एक साथ अगर कंपैरिजन करके बनाएंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। तो करना क्या है, मान लीजिए ये आपकी कुंडली है, जो लोग भी आप देख रहे हो, अगर आप कर्क राशि के हो तब की ये बात है। अगर आप कर्क राशि के हैं और राशि के अधिपति राशि में ही बैठे हैं तो ये लग्न बली, यानी कि एक बात जो समझ में आ रही है कहने में कि अगर कोई भी जातक जो पीसीएस और आईएएस लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अगर उसका लग्न बली है तो निसंदेह उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। लग्न से केंद्र में एक उच्च का ग्रह बैठा हुआ है और सूर्य जो कि प्रशासनिक सेवाओं में ज्यादा लाभ देने के लिए जाने जाते हैं, तो वो ठीक है। इसका मतलब है कि निसंदेह ये भी सहायता कर सकता है। उसके बाद अगर आप दूसरे भाव पे आ जाओ तो दूसरे भाव के अधिपति सूर्य, ये पुरस्कार का भाव होता है और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के होकर के दशम स्थान में बैठे हो तो व्यक्ति यहां से भी निसंदेह परीक्षा की तैयारी कर सकता है। अगर आप कर्क राशि के हो तो निसंदेह अगर आपकी कुंडली में उच्च के सूर्य दशम स्थान में बैठे हो या कहीं पे भी अगर वो उच्च के बैठे होंगे तो ये एक अच्छी बात होगी। दूसरी नंबर पे अगर बात करते हैं तो तीसरे भाव के अधिपति अगर तीसरे भाव में ही बैठे हो या यहाँ पे जैसे शनि जो है वो उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, उच्चाभिलाषी हैं, लेकिन यहाँ पे भी कई सारी चीजें अध्ययन में रखनी होंगी। यहाँ पे अगर यहाँ का अधिपति यहीं बैठा हो, यहाँ कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, तो उच्च का कौन, तो मान लीजिए अगर 6 नंबर की राशि बनी है तो यहाँ पे आपकी कुंडली में बुध बैठे होने चाहिए या फिर बुध स्वयं बैठे हो या यहाँ पे कोई पापक ग्रह और बैठा हो, जैसे मंगल और शनि बैठे हो। तो इसका लाभ ये मिलेगा कि जातक मेहनती हो जाएगा और पराक्रम का परिणाम उसके पक्ष में आ जाता है। क्लियर है चीज। इसी स्थिति से अगर हम चौथे भाव को देखते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति अगर चौथे भाव में बैठे हो या चौथे भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, जैसे अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखे, आप कर्क राशि के हो, राशि को अगर हम केंद्र में रखते हैं चंद्रमा को, और अगर वहां पे 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब है आप कर्क राशि के बने। तो यहाँ पे 7 नंबर में कौन सा ग्रह बैठा होना चाहिए, या तो यहाँ सूर्य बैठे हो जिसकी दृष्टि यहां पड़ेगी, या तो यहाँ शनि बैठे होने चाहिए, या तो यहाँ शुक्र बैठे होने चाहिए, या तो यहाँ गुरु बैठे होने चाहिए, पर शुक्र के साथ गुरु बैठे होने चाहिए, या फिर गुरु शनि के साथ बैठे होने चाहिए, अकेले नहीं बैठे होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली को बड़ा लाभदायक
और प्रशासनिक सेवाओं में लाभकारी योग ये देने वाली हो जाएगी। ध्यान से समझने की बात है, खाली बस आप दृष्टि इधर रखो, कहीं जाना मत। पंचम भाव की अगर बात करते हैं कि आपकी कुंडली में पंचम भाव कितना बलवान हो रहा है, क्योंकि ये परिणाम का और यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और गौरव का होता है, पिता का लाड और प्रेम प्राप्त करने का होता है। तो यहाँ के अधिपति देखिए, मैंने मंगल को, वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल होते हैं, मैंने उनको वहीं बिठा दिया है। इसका मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर पंचम भाव के अधिपति पंचम में बैठे हो तो निसंदेह वो कुंडली अच्छी साबित हो सकती है और वो यशोवान हो सकती है। यहाँ के अधिपति मंगल यहीं बैठे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर परिणाम प्राप्त करना चाहे तो मेहनत के बाद उसको उसका परिणाम मिल जाएगा, उसमें उसकी मनाही नहीं होगी, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होने का भाव होता है वो मेरे भाई साहब यही भाव होता है। अगर यहाँ पे कोई नीच का ग्रह बैठ जाएगा तो ये भाव खराब हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे कोई उच्च का ग्रह बैठेगा तो यहाँ पे ये बात अच्छी बनेगी। यहाँ का अधिपति मंगल यहीं बैठे हैं, इस वजह से ये बात बड़ी अच्छी साबित हो जाएगी कि व्यक्ति को यश मिल जाएगा। आप होता क्या है कि मैंने मेहनत तो बहुत करी पर इंटरव्यू में जाके छट, पर मैंने मेहनत तो बहुत करी पर मेरा परिणाम मेरे अनुकूल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मेहनत में कोई कसर बाकी थी। तो उसमें दो बातें आती हैं, क्या क्या? एक हो सकता है कि आपकी कुंडली का तीसरा भाव कमजोर हो, जो आपके पराक्रम का सही परिणाम नहीं दे रहा या फिर आपके पराक्रम को व्यर्थ कर रहा है। और दूसरा वहां पे ये देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि जन्म कुंडली का पंचम भाव कमजोर हो रहा हो, इस वजह से उसमें परिणाम प्राप्त करने की स्थिति नहीं बन पा रही है। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो इस वजह से यहां पे पंचम भाव का बली होना आवश्यक है। पीसीएस आदि की परीक्षाओं के लिए बता रहा हूं। छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु, अगर आप कर्क राशि के हो तो अगर यहां के अधिपति जन्म कुंडली में देखिए स्वग्रही होकर के बैठे हैं। और एक बात मैंने बताई थी किसी कार्यक्रम में कि अगर छठे भाव के अधिपति का संबंध यहां से बन जाए या छठे भाव के संबंधी का संबंध अगर भाग्य भाव से बन जाए तो निसंदेह थोड़ी बहुत प्रतियोगिता, या एक बार एक काम ना हो, दो बार में ना हो, पर तीसरे बार में व्यक्ति का परिणाम आ जाता है। मतलब हो सकता है कि परिणाम बिल्कुल ही मिले, आप अपना ढाढ़स और अपनी हिम्मत बना करके रखो। क्लियर है ये बात? आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा है तो यहाँ के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होंगे। जो राशि बनी है वो धनु राशि बनी है। 1 नंबर की राशि मेष राशि, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 4 नंबर की राशि कर्क राशि, 5वें नंबर पे सिंह राशि, 6ठे नंबर पे कन्या, 7वें पे तुला, 8वें पे वृश्चिक, 9वें नंबर पे धनु, 10 और 11 मकर और कुंभ और 12 नंबर पे मीन राशि। जिस भाव में जो अंक लिखा है अगर उस अंक के अधिपति वहीं बैठेंगे तो निस्संदेह वो भाव बली हो जाएगा। अगर उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। क्लियर है? यहां सप्तम भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में देख रहे हैं तो अपने भाव से पंचमस्थ अपने मित्र की राशि में बैठे हों अगर, या फिर अगर सप्तम भाव के अधिपति यहीं बैठे हों या यहां के अधिपति उच्च के होकर के बैठे हों तो भी आप परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो और निस्संदेह उसमें सफलता मिलने के आसार हैं। अष्टम भाव के अधिपति भी शनि ही बनेंगे, तो सप्तम और अष्टम के अधिपति अगर अपनी राशि के बैठे हों या फिर वो उच्च के होकर के बैठे हों तो भी परिणाम प्राप्ति का दौर चलेगा। अब उसके बाद अगर नवम भाव की बात करते हैं तो नवम स्थान के अधिपति को देखिए मैंने यहां नवम भाव में ही बिठाया है। और गौर करने की बात है कि यहां से वो बैठ करके अपनी उच्च दृष्टि से चंद्रमा को देखे। ये बस एक कुंडली है जो अगर ऐसी बन रही होगी तो निसंदेह आपको सफलता का प्रभाव दिखेगा और आप सफल हो सकते हो। डेफिनेटली ये पक्की बात है। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखना और उस पर संदेह ना करना और गलत संगति में ना जाना। और भाग्य और अपने पितरों का आशीर्वाद, अगर कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते तो कम से कम अपने पूर्वजों का नाम जो इस धरती पे नहीं है या फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने का हमेशा ही प्रयास करते रहना। ये तो यही इशारा कर रहे हैं। दशम स्थान में मैंने सूर्य और राहु दोनों को बिठाया है। राहु जो है वो सूर्य के साथ बैठे हैं, उच्चस्थ परिणाम और भी वृद्धि कर देंगे। आत्मबल को यहाँ कमजोरी भी मिलेगी, ग्रहों का एक प्रभाव रहेगा यहाँ पे सूर्य राहु के साथ। अब वहां पे ये बात देखनी होगी, अगर सूर्य को ग्रहण नहीं लगा है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण से मुक्त है, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का नहीं है, अगर कोई ग्रह नीच का हुआ भी है और अगर उसका नीच भंग हो जा रहा है तो कुंडली निसंदेह आपके पक्ष में खड़ी है। आप कितने अपने पक्ष में खड़े हो बस ये देख लेना
उसके बाद एकादशवें भाव को प्राप्त करने का भाव कहा जाता है। यहां से आपके जीवन में जो भी चीज, अगर इस भाव का अधिपति जैसे 2 नंबर की राशि शुक्र बनी, शुक्र अधिपति यहीं बैठे और यहां पे बुध भी बैठे जो विदेश के साथ, विदेश में ट्रेनिंग और विदेश यात्रा, विदेश में प्रभाव दिखाना, उसकी स्थिति बन रही है। यानी कि जो स्थिति बनी है यहां पे पराक्रम भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के व्ययश होकर के कर्क राशि की कुंडली जो बनेगी या कर्क लग्न की, वहां पे बुध बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो निसंदेह 12वें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं, तो कुछ व्यक्ति को थोड़ी देर से ही सही पर परिणाम जरूर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पे अगर मंगल से संबंध बनाए, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में आपके बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या बुध और सूर्य एक साथ बैठे हों, या बुध या शुक्र एक साथ बैठे हों, तो ऐसी स्थितियां अच्छी हो जाती हैं और ये जातक के लिए कारगर सिद्ध होती हैं। ये आपकी कुंडली है, ये मैं बता रहा हूं कि ये अगर आपकी ऐसी कुंडली बने कि शनि उच्च के हो 7 नंबर में बैठे हों, सूर्य उच्च के हो 1 नंबर के में बैठे हों, गुरु उच्च के हो या स्वग्रही हो, या भाग्य स्थान में बैठे हों, या पंचम में बैठे हों, या यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां सप्तम में बैठे हों, तो ये स्थिति एक अच्छे पीसीएस लेवल की तैयारी करने वाली सिद्ध हो जाती है। अब इसको अगर मैं गोचर में देखूं कि कैसी स्थितियां बन रही हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए अभी जो गुरु और शनि का गोचर है वो लाभदायक है। मतलब आपको मेहनत करने में कोई कसर छोड़नी नहीं चाहिए। परीक्षाओं में सफलता का दौर मिलेगा। अप्रैल तक आप आराम से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अप्रैल के बाद तक भी अगर बात बने तो आराम से प्रयास कर लेना। आपके लिए ये योग बड़ा अच्छा है। और एक बात और बता देता हूं कि गुरु का प्रभाव अपने शत्रु की राशि में बैठ करके अपना नीच भंग कर रहे हैं, और गुरु अगर चंद्रमा को देखेंगे तो निसंदेह ये एक अच्छी बात होगी। और गौर करने की बात है कि साहस कहां है, तो अभी के गोचर में सूर्य और मंगल दोनों तुला राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति जो शुक्र होते हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। यानी कि मंगल की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में मंगल। अभी वर्तमान में गोचर कुंडली का मतलब क्या होता है, अभी वर्तमान में ग्रह कैसे हैं, और ये क्या था, आपके जन्म के समय पे ग्रह कैसे बैठे थे, दोनों में अंतर स्पष्ट है। ये कुंडली जो मैंने दिखाई है ये आपके जन्म के समय की कुंडली है। ये किसी भी जातक की हो सकती है, आपकी भी और मेरी भी, लेकिन ये कुंडली ये है जो अभी जो बच्चा जन्म लेगा या फिर जो अभी ग्रह जो जिस राशि में बैठे हैं, ये वो कुंडली है। इसे गोचर कुंडली कहा जाता है। मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपके दिमाग में बातें जा तो रही होंगी। अब इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ लेते हो आप लोग, पता नहीं कॉलर को क्या हो गया, बार बार खराब हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो स्थिति बन रही है वो गोचर में, वो कर्क राशि यहां बनी, और उस पे गुरु और शनि, जैसे शनि कौन है, प्रशासनिक सेवाओं में वो लाभ देते हैं, ग्रुप सी से बढ़ा करके बी से बढ़ा करके ए पे लेके आते हैं। तो शनि का संबंध न्यायप्रियता के साथ आपके मन को वो थोड़े बहुत असंतुलन में रखने के बावजूद उसको ढाढ़स देंगे, उसको साहस देंगे, और साथ ही साथ उसमें तन्मयता और थोड़ी बहुत आलस्य की भावना को मत रखना। लेकिन एक बात और भी है, आप लोगों को ये बात गौर कर लेने की है कि अभी ये दोनों ही ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, जहां पद वृद्धि हो, आपका मन लगे, आपका मन थोड़ा बहुत चंचल भी हो सकता है, लेकिन विषयों पे आपको नियंत्रण रखना होगा कि आप कौन से विषय की तैयारी कर रहे हो। वो जो आई थी ना एक एस्पिरेंट करके, उसमें उसी चीज को लेकर के वो बच्चा जो है वो कंफ्यूजन में रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को विषयों पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है। अगर अभी की स्थिति के हिसाब से देखें तो मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे, अपने चौथी दृष्टि से वो उच्च की दृष्टि को देख रहा है। यानी कि गुरु का बल बढ़ रहा है, शनि का भी बल बढ़ रहा है, मंगल का भी बल बढ़ेगा। यानी कि ये बात है कि आपके साथ ग्रह की स्थिति है, पर आपका आत्मविश्वास कहां है, वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपकी राशि से चतुर्थस्थ जाकर के हो सकता है आपके घर परिवार में कुछ ऐसे वातावरण का प्रभाव दिखाएं जिसके कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो, पर उसके प्रभाव में ना आना और नहीं आने की आवश्यकता है। वो जो हो रही हैं चीजें उनको वहीं तक रखने दो, आप अपने लेवल पे काम करिए। आप अपने लेवल पे काम करेंगे तो निस्संदेह ये गुरु और शनि का प्रभाव, ये दो ग्रह ही आपको सफलता देने के मुकाम या सफलता को पकड़ा देंगे, आपकी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं ये दोनों। तो चंद्रमा, उसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र त्रिकोण में बैठे, तो शुक्र के लिए ये बात अच्छी बन रही है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है अभी के हिसाब से। यानी कि ये अनुकूलताएं आपके अनुकूल ही हैं। जो ग्रह की स्थिति बन रही है, वृश्चिक राशि में वह जल रहे हैं वो, तो हो सकता है कि थोड़ी सुविधाओं में कमी मिल जाए, हो सकता है कि थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर कभी कभी हो जाए,
हो सकता है कि आपका दिमाग कभी रोग की तरफ या रोगी हो जाए, या फिर ऐसा हो कि मैं कुछ बीमार ना हो जाए, मैं थोड़ा बीमार ना हो जाऊं। इस वजह से स्वास्थ्य का थोड़ा लाभ लेना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि रोग की राशि कही जाती है। और ऐसी स्थिति में आप अगर रिसर्च करो, कुछ नई चीजें खोजो, नई पुस्तकों का अध्ययन करो, अपने जीवन में नए पुस्तकों को ला करके उसका तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उसको क्लैरिफाई कर लो, उसको क्लियर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये शुक्र ऐसी स्थितियां लेके आ रहे हैं और ऐसी स्थिति उनकी बनी हुई है। अभी नवंबर तक तो कम से कम 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वक्त इतना तक आपके साथ है। ये महीने भर का काल आपके अनुकूल है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस गुरु और शनि का आप लोगों को लाभ ले लेना चाहिए। और गुरु यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, सम्मान देते हैं। शनि जो है वो व्यक्ति को अनुशासित भी बनाते हैं। और कभी कभी अगर उनकी कुंडली में, अब एक बात और है कि ये स्थितियां तभी लागू होंगी जब आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति स्पष्ट रूप से आपके साथ हो। जैसे ये मैंने यहां बताया कि सूर्य उच्च के हों या फिर सूर्य बढ़िया बैठे हों, वो शत्रु के घर में ना बैठे हों, वो ग्रहण में ना हो। मैंने यहां ग्रहण में दिखाया है, लेकिन यहां यह देखना होगा कि वो दशम स्थान में है। दशम स्थान में राहु भी सूर्य के बल की वृद्धि करने वाले ग्रह हो जाएंगे। अगर भाग्य भाव आपका ठीक है, भाग्येश भाग्य में बैठे हों, भाग्य भाव पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो, गुरु चंद्रमा को देख रहे हो आपकी कुंडली में, तो यह स्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएगी। और यह स्थिति लगातार अभी बनी हुई है। आप आराम से इत्मीनान से पालथी मार करके बैठ करके अपना फोकस अपने काम पे करिए। तो ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, इसके अनुकूलता के हिसाब से ये चीजें बन रही हैं, बहुत अच्छी हैं। राहु भी उच्च के हैं, राशि से तृतीयस्थ राहु हैं, तृतीय एकादशवें के राहु अच्छे परिणाम देंगे। तो इस वजह से ढाढ़स, साहस और बल और जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो राहु की स्थिति भी आपके अनुकूल ही जा रही है। गुरु भी आपके अनुकूल, शनि भी आपके अनुकूल, सूर्य और मंगल कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से आत्मबल कमजोर नहीं करने की आवश्यकता है। अपने प्रभावों को विकसित हमेशा रखिए। सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो किसी देवी प्रतिमा का या किसी देव प्रतिमा का दर्शन कर लेंगे तो अनुकूलता बढ़ जाएगी। कर्क राशि के ऊपर से न तो ढैया है और न ही 7.5, लेकिन अगले वर्ष से हो जाएगी। जब इनका परिवर्तन होगा, शनि से जब कुंभ में जाएंगे तो ये बात बनेगी, पर वो बात अलग की है, मैं उस पर अभी चर्चा ना करूं। लेकिन न तो ढैया है और न 7.5, इस वजह से गलत निर्णय लेने का कोई मौका मिलता नहीं है और न ही कोई आप गलत निर्णय ले सकते हो। इस वजह से आरंभ में ही विषयों का सही चुनाव कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि अगर ऐसी स्थिति बने तो गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल अगर हो सके तो सोमवार को अर्पित कर लेना चाहिए। आत्मबल की वृद्धि के लिए बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ या सूर्य को अर्घ ये दे सकते हैं। अगर आप कर्क लग्न के हो या कर्क राशि भी अगर बन रही है कुंडली में, तो आप एक मोती की माला या एक मोती भी धारण कर सकते हैं। सफेद रुमाल, गुलाबी रंग या ये जो सफेद क्रीम कलर या मीठी चीजें आप ज्यादा भगवान को भोग लगा सकते हो या खुद भोग लगा सकते हो। भगवान को भोग लगा करके पालो। देव प्रतिमा का दर्शन तो प्रत्येक दिन प्रत्येक विद्यार्थी को जरूर ही करना चाहिए। इससे सकारात्मकता बढ़ जाती है। और सूर्य को अर्घ देने से आपके आत्मबल में जो अभी वर्तमान में कमजोरी दिख रही होगी या चिड़चिड़ापन दिख रहा होगा, मन थोड़ा सा असंतुलन में रह रहा होगा, उस पर प्रतिकूलताएं जो बन रही हैं आपके दिमाग में वो आपके अनुकूल आ जाएंगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये जरूर समझने की बात है और बिल्कुल ठीक हो, आप अपना प्रभाव बना करके रखिए और पकड़ के रखिए, कोई आपको हरा नहीं सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।